हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप सो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ब्लॉक के बारे में, जो कि एस ब्लॉक होता है। तो तुम्हें स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन है कि एस ब्लॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक एस ब्लॉक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें हम दोनों के दोनों ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं आज। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज़ एस ब्लॉक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप 1 होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो रहती है NS1। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है NS1। ठीक है, और जो ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो होती है NS2। ठीक है, जो NS1 है वाले ग्रुप हैं उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। मींस वो कंबाइंड स्टेट के अंदर ही हमें मिलेंगे, फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा हमें। वो हमेशा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, H2 मोलिकुलर फॉर्म के अंदर ही हमें, कंबाइंड स्टेट का मतलब है मोलिकुलर फॉर्म के अंदर ही हमें वो देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको हमने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगर हम देखें कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास वो होता है हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें पता है कि यह होती है 1s1। ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ पे हेडिंग लिखी है मैंने, रिजेम्बलेंस विद हाइड्रोजन। मींस जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस किस के साथ मैच कर रही हैं। एक तो एल्कली मेटल के साथ मैच कर रही हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो एल्कली मेटल वाला ग्रुप होता है। तो फर्स्टली हाइड्रोजन लाई करता है, उसके बाद लिथियम, सोडियम जो भी हैं ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स ही होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन तो एल्कली मेटल के साथ तो मैच करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे हैलोजन्स क्यों लिख दिया, ये समझने की बात है कि यहाँ पे हैलोजन्स क्यों मेंशन किया है। रिजेंबल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है, ये कैसे हो सकता है। चलो ये देखते हैं हम ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एल्कली मेटल्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी कन्फिग्रेशन 1s1 है, और एल्कली मेटल्स की भी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी कि वो भी NS1 होती है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग ही गया है कि ये ग्रुप 1 के अंदर ही लाई कर रहा है, और साथ ही साथ एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, तो ये तो रिजेंबल करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हैलोजन्स कहाँ से आ गया, ये देखो कहाँ से आया। हाइड्रोजन क्या था, 1s1। ठीक है, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1s2। 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की। हीलियम क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस है, तो अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नोबल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करने लग जाएगा। ठीक है, करने लग जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। हैलोजन्स के साथ कैसे रिजेंबल कर रहा है वो देखो। हैलोजन्स, मान लो फ्लोरीन की बात करती हूँ मैं, हैलोजन है एक फ्लोरीन, तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2, 2s2 और 2p5। लास्ट में क्या है, 2p5। अगर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मैं दे दूँ, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 2p6 बन जाएगा। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऑब्वियस सी बात है, नियोन की। नियोन क्या है हमारे पास, नोबल गैस, तो ये भी नोबल गैस एक्वायर कर रहा है। तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो नोबल गैस एक्वायर कर रहा है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रही हैं तब वो नोबल गैस एक्वायर कर रहा है। मींस दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं आपस में। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक एल्कली मेटल्स, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन है वो H नेगेटिव की तरह भी एक्ट कर सकता है, लाइक हैलोजन फॉर एग्जांपल F नेगेटिव। तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। ये लूज़ भी कर सकता है और गेन भी करने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से ये दोनों के साथ रिजेंबल कर रहा है। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर ओर्स ऑफ मेटल के बारे में। ओर्स ऑफ मेटल के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कौन कौन से ओर्स प्रेजेंट होते हैं।
और कौन कौन से एलिमेंट के हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम का और है पेटेलाइट, सोडियम का और है रॉक सॉल्ट, जिसको तुम क्या बोलते हो, कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हो या टेबल सॉल्ट भी बोल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद ये जो है ये नहीं है तुम्हारे लिए सारे के सारे, जैसे कि ग्लोबल सॉल्ट हो गया Na2SO4.10H2O। क्रायोलाइट के अंदर सोडियम और एल्युमिनियम दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरेक्स के अंदर अगर बात करें तो बोरेक्स जो है वो बोरॉन फैमिली से रिलेट करता है, ठीक है। बोरॉन भी आता है बीच में, Na सोडियम भी आ जाता है, तो सोडियम प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, तो इसलिए हमने इसको और लिख दिया फर्स्ट ग्रुप का। उसके बाद है सिल्वाइन KCl। कार्नेलाइट जो है पोटाशियम से भी बना है, मैग्नीशियम से भी बना है, दोनों से मिलकर बना है, तो कार्नेलाइट को हम दोनों ग्रुप्स के अंदर ही रखेंगे, ग्रुप 1 के अंदर भी और ग्रुप 2 के अंदर भी। तो ये और ग्रुप 1 का भी हो सकता है और ग्रुप 2 का भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 2 के थे सारे के सारे। और मैग्नीसाइट और हो गया, मैग्नीसाइट है नाम से क्लियर, मैग्नीशियम से बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट 3 जो है ये तीनों मैग्नीशियम की ओर है। देन कैल्साइट का और आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट मतलब इसके पास वाटर नहीं होगा, जिप्सम के अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है। देन लास्ट आ जाता है फॉस्फोराइट, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना है, ठीक है। ये सारे के सारे ओड्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ही हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि मेटल जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, अपनी क्या क्या खासियत है उसकी। 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूँगी, हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम देखोगे। तो यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाली हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये मैंने सारी हेडिंग्स लिख रखी हैं प्रॉपर्टीज़ की। जब तक ये हेडिंग की डेफिनेशन क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ये लाइंस पढ़ेंगे। जब तक ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई, इसको हम देखते हैं पहले ये क्या चीज़ है। एटॉमिक मतलब एटम का, रेडियाई मतलब रेडियस, मतलब एटम का रेडियस। क्लियरली समझो इसको, एटम का रेडियस। अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ एटम, ठीक है। +1 के अंदर तुमने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं। तो ये मैंने एटम बना दिया, ये सेंटर पे इसका न्यूक्लियस है। सेंटर से लेके बाहर तक उसके आउटर शेल तक के डिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। इस R को ही हम क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस। मतलब इसके सेंटर से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। तो क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम ये देखते हैं कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है कैसे, डिक्रीज़ कैसे कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई हमें पता है कि ये डिपेंड करता है किस पे, साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर साइज़ कम होगा, अगर साइज़ कम हो गया तो रेडियस भी कम हो जाएगा। अब देखना ये है कि साइज़ कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और साइज़ कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, ये चीज़ देखनी है हमने। मेन हमारा इस साइज़ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, नीचे जाने से, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, साइज़ हमेशा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करेगा इसका मतलब रेडियस भी इंक्रीज़ करेगा। तो देखो डाउन द ग्रुप जाने से क्या कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है।
तो ये रेडियस भी इंक्रीज़ करे। तो साइज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो एटॉमिक रेडियस से। ये तुम लिख सकते हो कि जो साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें अक्रॉस द पीरियड, अगर तुम लेफ़्ट टू राइट जाओ, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, साइज़ हमारा कम होता है। साइज़ के कम होने पे आउटर मोस्ट शेल भी कम हो जाएंगे, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इट डिक्रीजेस। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। कौन सी, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई मतलब आयन का रेडियस। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख लो, चाहे समझ आना चाहिए। आयन का रेडियस। अब यहाँ से क्लियर करो कि आयन क्या है, उसका रेडियस क्या है। पहले हमने देखा एटम का रेडियस, अब देखेंगे हम आयन का रेडियस। आयन कोई कब बनता है, अगर किसी एटम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं या इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दूं, तब वो आयन बन जाएगा। अगर मैं बाहर निकाल रही हूं तो वो कौन सा आयन बनेगा, कैटायन। अगर मैं गेन करवा दूं तो कौन सा आयन बनेगा, एनायन। ठीक है, 2 टाइप्स के आयन बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैटायन और एनायन का जो न्यूक्लियस होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो कौन सा होगा, आयनिक रेडियाई रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, साइज़ पे ही डिपेंड करेगा ये आयनिक रेडियाई भी। आयनिक रेडियाई भी साइज़ पे ही डिपेंड करेगा। साइज़ बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा, अगर साइज़ कम होगा तो आयनिक रेडियाई कम होगा। यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज कर रहा है और अक्रॉस द पीरियड जाने से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2 हमारी हो गई हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज़, ये देखते हैं पहले। ऐसी एनर्जी जो चाहिए, किस लिए चाहिए हमें, ऐसी एनर्जी जो चाहिए कब, किसी एटम में से, उसके आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमारी एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of the gaseous atom। इस गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो कौन सी एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लूज कब होता है, इलेक्ट्रॉन लूज तब होता है जब उसका साइज़ बड़ा हो और उसकी जो अट्रैक्शन हो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो, कम हो। ठीक है, तो साइज़ के बढ़ने पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्शन के कम होने पे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा सकता है। तो आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो मतलब क्या है कि हमें उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए उसके लिए एनर्जी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ईजिली लूज़ हो रहा है तो एनर्जी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना देने की। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं कि हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी। कब, जब साइज़ हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो साइज़ के इंक्रीज़ करने पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। अट्रैक्शन कम होने पे इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली लूज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन हमें क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने से। अक्रॉस द पीरियड बात करें तो वो इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगा, साइज़ जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करवा पा रहा। सेकेंड, अगर हम बात करें, इस नोट पे चलते हैं। नोट के अंदर तो लिख रखा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट ग्रुप की, एल्कली मेटल्स की फर्स्ट ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो लो रहेगी।
लो क्यों रहेगी वो भी हम देखते हैं। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में से NS1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ठीक है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल सकता है। फर्स्ट आयनाइजेशन इसलिए कम है। ग्रुप 2 में से अगर निकालना हो तो NS2 है। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात करूँ, मैं बेरिलियम लिया मैंने, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 होती है। तो ये फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना नहीं चाहेगा, तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसकी ग्रुप 2 की एनर्जी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि जो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। और साथ ही साथ लिख रखा है कि सेकंड आयनाइजेशन ग्रुप 1 की ज़्यादा होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 की ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमने NS1 एक इलेक्ट्रॉन तो हमने आसानी से निकाल दिया, उसके बाद क्या बचा? मान लो फॉर एग्जांपल लिथियम की अगर बात करूँ 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1s2 बचा सिर्फ। 1s2 जो है हमारे पास हीलियम की जैसी कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, जो कि नोबल गैस है। नोबल गैस होने की वजह से वो अपना स्टेबल हो चुका है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। इस वजह से इसकी जो है सेकेंड आयनाइजेशन हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी ग्रुप 1 की, तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर लिख रखा है कि जो सीज़ियम है उसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है होल पीरियोडिक टेबल के अंदर। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सीज़ियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है। ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि नीचे जाने से साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ के बढ़ने से क्या होगा? साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली लूज़ हो जाते हैं, तो वो हाईली रिएक्टिव नेचर के बन जाते हैं। इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ के अंदर। फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी को करने से पहले समझना जरूरी है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या चीज़, तभी हम उसके कंसेप्ट पे आगे चल पाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या चीज़ है, इस डायग्राम को देख के आसानी से समझ आने वाला है आपको कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या चीज़ है। एक ऐसी एनर्जी रिलीज़ होनी, कब? जब न्यू बॉन्ड बनेंगे किनके बीच में? आयंस एंड वाटर के बीच में। आयंस और वाटर के बीच में अगर बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएं, तब जो एनर्जी रिलीज़ होने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 का एलिमेंट लिया मैंने Na सोडियम, ठीक है, उसका आयन ले लिया Na पॉजिटिव। उसके सराउंडिंग में क्या दिख रहा है तुम्हें? सराउंडिंग में तुम्हें दिख रहा है मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब वाटर के साथ कोई आयन बॉन्ड बना रहा हो तब जो एनर्जी रिलीज़ होने वाली है, तब जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? साइज़ ऑफ कैटायन के। जितना छोटा साइज़ होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के उसको सराउंड करेंगे, ठीक है। जितना बड़ा होगा उतने कम अटैच हो पाएंगे इसके सराउंड वाटर, ठीक है। तो साइज़ छोटा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। जितना छोटा साइज़ उतने बॉन्ड बनेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिथियम पॉजिटिव होता है उसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। हम देखते हैं कि है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। ये नीचे जाने से, डाउन द ग्रुप जाने से साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो लिथियम पहले आ रहा है, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंथैल्पी रहेगी, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लिथियम है वो, लिथियम के जो सॉल्ट होते हैं, लिथियम सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं हाइड्रेटेड होते हैं। लिथियम के सॉल्ट जो होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड क्यों होते हैं? हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों मिलते हैं लिथियम के? क्योंकि वो आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन शो कर जाता है, आसानी से वो बॉन्ड बना देगा, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या रहेगा? हाइड्रेटेड रहेगा। उसके सॉल्ट्स क्या रहेंगे? हाइड्रेटेड रहेंगे। इस वजह से तुम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो कि वो हाइड्रेटेड क्यों है, ठीक है। अब अगर बात करें डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड,
तुम्हें पता लग ही गया है कि डाउन द ग्रुप, तुम्हें पता है कि साइज़ जो होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी, तो साइज़ के इंक्रीज़ करने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी। अगर साइज़ कम हो रहा है तो वो क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। तो अक्रॉस द पीरियड वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, हमें पता है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो NS1 रहती है। ठीक है, आउटर के अंदर वैलेंस, इसकी वैलेंसी 1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहेगी। और +2 अल्कलाइन अर्थ मेटल की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, NS2 थी, तो +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी इसकी। ठीक है, +1 भी हो सकती है। तो इस तरह से तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर सकते हो। नेक्स्ट 6 हमारे पास प्रॉपर्टी आती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का मतलब जो दूसरों को तो रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल लिया मैंने, वो खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, दूसरों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो मोर द हाइड्रेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। कैसे, अब हमें पता है साइज़ क्या है, छोटा। मान लो साइज़ अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, साइज़ छोटे का मतलब क्या है, साइज़ छोटे का मतलब कि जो मेटल है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ट्रेंड रहता है वो क्या रहेगा कि जिसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी हो रही थी, लेफ़्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, तो उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, लिथियम का स्मॉल साइज़ होने की वजह से, लिथियम का स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लिथियम पॉजिटिव जो है उसका साइज़ जो है कम होने की वजह से वो क्या करेगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हम ये ऑर्गेनिक के अंदर भी यूज़ करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हम जो है लिथियम, एज अ लिथियम हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, उसकी वजह यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर को करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि मेटल जो हैं वो सॉफ्ट क्यों होते हैं, मेटल आर सॉफ्ट, वाई, मेटल सॉफ्ट क्यों हैं ये देखते हैं हम। मेटल सॉफ्ट होते हैं और उसको अगर नाइफ़ से कट करना पड़े ना तो वो कट आराम से हो जाएंगे, आसानी से, और उसके बिल्कुल क्लीन टुकड़े होंगे। यहाँ पे ऐसे नाइफ़ से हम आसानी से उसको कट कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है, वो हम देखते हैं कैसे। मेटालिक करैक्टर का मतलब क्या है, पहले ये देख लें। मेटालिक करैक्टर किसको बोलते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, वो क्या है, हमारे पास मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होएगी, लो रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने से आयनाइजेशन एनर्जी हमारी लो रहती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने से लो है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या लो है, ईजिली लूज़ कर देगा, तो करैक्टर भी ज़्यादा रहेगा। अगर लेफ़्ट टू राइट बात करें तो मेटालिक करैक्टर हमारा क्या रहेगा, डिक्रीज़ करता है ड्यू टू डिक्रीज़ इन साइज़। ठीक है, तो इस वजह से मेटल सॉफ्ट हैं क्योंकि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब क्या है, पहले ये देख लें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब ये होता है ऐसा करैक्टर, ऐसी टेंडेंसी कि जो एलिमेंट है वो क्या कर दे, लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन को। टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इस करैक्टर को हम क्या बोल देते हैं, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी किसके पास है, मेटल्स के पास है। ये हम लास्ट के अंदर देख ही चुके हैं मेटालिक करैक्टर के अंदर कि डाउन द ग्रुप जाने से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का भी ट्रेंड वही रहेगा कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ रहेगा और लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका ट्रेंड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका रहेगा, सीजियम का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें किसकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ये करने से पहले यहाँ पे जो ट्रेंड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का, ये तो रहेगा ऐसे ही। ठीक है, एज इट इज़, कैसे, डाउन द ग्रुप जाने वाला जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर मेटालिक करैक्टर की बात करें ना, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि लिथियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर रहेगा ड्यू टू स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका मेटालिक करैक्टर रहता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं सीजियम, रुबिडियम, फिर पोटाशियम, देन उसके बाद सोडियम, ये आ जाता है। ठीक है, इसका ट्रेंड ये रहेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ये रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है, इसकी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एल्कली मेटल जो होता है वो लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़, साइज़ के डिक्रीज़ करने पे, साइज़ के डिक्रीज़ करने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। एल्कली मेटल्स जो हैं डाउन द ग्रुप हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। तो साइज़ के बढ़ने पे क्या होगा, साइज़ के बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ईजिली जो लूज़ कर दे मतलब वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम ही रहता है, हमें कम ही मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो नीचे क्या है, सबसे नीचे सीजियम है। तो सीजियम का सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इवन कि वो पाम पर रखने पे, हथेली पे रखने पे भी वो मेल्ट हो जाता है। तो सीजियम एक बहुत तकड़ा डाकू है। ठीक है, ये डाकू की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, हाथ में रखा आसानी से पिघल गया, ये बहुत तकड़ा डाकू है। ठीक है, जस्ट फन। नेक्स्ट चलते हैं हम डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसिटी जो होती है एल्कली मेटल्स की कम होती है। ये क्यों कम होती है, हमें पता है जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, मास के। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना मास बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है, कैसे, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ के इंक्रीज़ करने पे मास बढ़ रहा है क्योंकि उसके शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मास इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पे। तो मास के इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ कम हो रहा है, तो साइज़ के कम हो जाने पर वो क्या होएगी, डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, एटॉमिक मास कम हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या है वो हम देखते हैं कि जो पोटाशियम है वो लेस डेंस है। हमने भी देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ रहा था, साइज़ के बढ़ने पे डेंसिटी भी बढ़ रही थी। ठीक है, ये चीज़ हो रही थी, दोनों बढ़ रहे थे। पर यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि पोटाशियम लेस डेंस है सोडियम से। ये कैसे हो गया, कभी क्या बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती केमिस्ट्री वालों की। बट समझ आएगी अगर तुम समझना चाहोगे। ठीक है, अब तो आसानी से समझ आने वाली है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम के बाद पोटाशियम आ रहा है, तो इसका साइज़ तो बड़ा है, इसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए।
पर इसकी घटी क्यों, डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी पर इसकी घटी क्यों। क्वेश्चन समझ आ रहा है, इसकी घटी क्यों, लेस डेंस क्यों है ये। सीधा सा आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इतना सा याद रखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सोडियम के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, लिथियम के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, पोटाशियम में आके डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल के आने पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डी ऑर्बिटल के आने पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने पे क्या होगा, वॉल्यूम के बढ़ने पे क्या होगा, हमें पता है जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। वॉल्यूम के बढ़ने पे क्या होगा, वॉल्यूम के बढ़ने पे डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से पोटाशियम जो है लेस डेंस है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम के बढ़ जाने पे डेंसिटी कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम भी जो होगा वो लेस डेंस होगा। क्यों लेस डेंस है, सेम रीज़न आ जाएगा, डी ऑर्बिटल आने पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सेप्शनल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन का क्या मतलब है, अगर तुम इसमें से किसी भी एलिमेंट को फ्लेम पर हीट करोगे, अगर फ्लेम दोगे तो वो कोई ना कोई कलर देगा। क्यों देगा कोई कलर, कलर क्यों देगा कोई, ये समझो ये क्यों होता है। किसी भी एटम को अगर तुम हीट दे रहे हो तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होकर वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचेंगे, अपर लेवल पर पहुंचेंगे, अपर एनर्जी लेवल पर पहुंचेंगे। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। हाई एनर्जी होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल कैसे होएगा, जब वो नीचे आएगा, लोअर लेवल पे आएगा। तुम्हें पता है कि लोअर लेवल पे हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर लेवल पे स्टेबिलिटी की तरफ आने की कोशिश करेगा तो वो जितनी भी एनर्जी उसने गेन की थी अब वो एनर्जी को लूज़ करेगा। जब एनर्जी लूज़ करेगा, वो जो एनर्जी फॉल करेगी, वो एनर्जी कहाँ पे फॉल करेगी, विजिबल रीजन के अंदर फॉल करती है, विजिबल रेंज के अंदर फॉल करने वाली है। तो जो भी विजिबल रीजन के अंदर फॉल करेगी तो हमें कोई ना कोई कलर तो उसका दिखने ही वाला है। ठीक है, तो कोई ना कोई कलर उसका ज़रूर दिखेगा। तो लिथियम का क्रिम्सन रेड दिखता है, सोडियम का येलो दिखता है, पोटाशियम का पेल वायलट, रुबिडियम का क्या दिखेगा, पर्पल, सीजियम का स्काई ब्लू, फ्रांसियम नो फ्लेम, फ्रांसियम का नो फ्लेम। इसका मतलब क्या है कि कोई कलर ही नहीं दे रहा वो। क्यों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब इसकी जो लाइफ टाइम रहेगी ये बहुत ही कम होती है। लाइफ टाइम सिर्फ हाफ लाइफ टाइम सिर्फ 21 मिनट्स की होती है इसकी। तो इस वजह से ये कोई कलर नहीं देता, कोई फ्लेम नहीं देता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये तो थी हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की बात। ग्रुप टू की अगर बात करें, ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, इसकी बात करें तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा, स्ट्रोंशियम येलो, बेरियम एप्पल ग्रीन, रेडियम रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो है रेडियम रेडियो एक्टिव हो गया। अब सवाल ये है कि कैल्शियम से स्टार्ट क्यों किया, ग्रुप टू तो बेरिलियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, बेरिलियम से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम दो एलिमेंट्स बच गए वो फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं हैं, वो फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी रहती है वो बहुत हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा ही नहीं पाएंगे, एक्साइट कर ही नहीं पाएंगे। तो एक्साइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्साइट ना करने पर इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर पहुंचेगा नहीं, ना नीचे आएगा, ना कोई कलर देगा, ना विजिबल रेंज के अंदर उसकी एनर्जी फॉल करेगी और ना ही वो फ्लेम टेस्ट देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है फ्लेम टेस्ट नहीं देता ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। आंसर सिर्फ एक लाइन के अंदर है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ऊपर हमने एक्सेप्शन की थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका भी सिर्फ एक ही आंसर था एक लाइन के अंदर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बस सिर्फ ये चीज़ याद रह जाएगी तुम्हें, तो तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे।
ये थी सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, अब हम गो थ्रू हो जाएं, फटाफट से बता दें कि आपको इस लेक्चर के अंदर क्या किया। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा, ये सारे आयनिक रेडियाई ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट के अंदर चले थे। ठीक है, देन हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हमें चाहिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर ईजिली निकालोगे तो एनर्जी कम चाहिए होगी, अगर नहीं ईजिली निकल पा रहा तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे ये नोट कर लेना कि सीजियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो सीजियम है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी यूज़ होता है। किसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी यूज़ होता है ये, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, फोटोन्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे लोएस्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला माना जाता है। तो ये भी MCQs के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज़ द एलिमेंट विच हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो आंसर इज़ सीजियम। ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद हमने किया हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दी कि जब सराउंड जितना ज़्यादा करेगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ अटैच करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी हमारी। तो साइज़ जितना कम रहेगा उतने ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि बॉन्ड उतना ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो साइज़ अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, अगर साइज़ कम है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने की ऑक्सीडेशन के बारे में। ये कॉन्सेप्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड था, NS1 और NS2 इसकी वैलेंसी पे बेस्ड था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इससे निकल जाएगी। देन उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखी हमने कि जिसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, जो जल्दी से आयंस को लूज़ कर देगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा। तो लिथियम जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर के अंदर हमने पढ़ा कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे वही मेटल जो होते हैं मेटालिक करैक्टर शो करते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा, जिसकी साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होगा, साइज़ के बड़ा होने पे क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन जो होगी आउटर इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होने की वजह से आसानी से बाहर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो उसका मेटालिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने कि इसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रहेगा उसका। तो लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रो करैक्टर क्या रहता है, उसका डिक्रीज़ रहता है। ये सेम कॉन्सेप्ट है मेटालिक करैक्टर की तरह। ठीक है, देन उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, क्यों, क्योंकि उसका साइज़ जो एल्कली मेटल इसका वो बड़ा है। ठीक है, एल्कलीन अर्थ मेटल का कम है, साइज़ कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, पर एल्कली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। सीजियम ये फिर से आ गया, जो हमने कहा था कि ये डाकू है। ठीक है, डाकू ना बोल के तुम ये बोल दो कि ये एक हिटलर की तरह काम कर रहा है। जहाँ पे देखो सीजियम का नाम रटा हुआ है हर किसी ने। पीछे देखा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, यहाँ पे देखा मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, हाथों पे रखो मेल्ट हो जाता है आसानी से। तो ये हिटलर की तरह काम कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास जब हमने पढ़ा था तो ये डेंसिटी की बात की थी हमने। डेंसिटी के अंदर देखा था हमने कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया था। एक्सेप्शन क्या था हमारे पास, एक्सेप्शन ये था कि जो पोटेशियम है वो लेस डेंस है सोडियम से, पर पोटेशियम तो नीचे है, नीचे जाने पे तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो कम हो रही है। कम होने की वजह क्या है, कम होने की वजह सिर्फ एक लाइन में थी, क्या थी, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल की वजह से ही वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज़ कर जाएगी। इस वजह से ये पोटाशियम लेस डेंस हो जाता है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा। और हमारे पास कैल्शियम का भी यही रहेगा आंसर। ठीक है, लास्ट के अंदर हमने जो पढ़ा था वो था
फ्लेम कलरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस से स्टेबिलिटी की तरफ आए तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो विजिबल रेंज के अंदर रिलीज़ करता है, जिससे हमें उसके कलर का पता लगता है। तो ये सारे के सारे एनर्जी रिलीज़ करके कलर दे रहे हैं, किसको छोड़कर? फ्रांसियम और रेडियम को छोड़कर। ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये क्या करेंगे? कलर शो नहीं करते।